ग्रेडिंग्स एवरीवन। आज मैं एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कैंडिडेट्स के ज़रिए से उतना ही ज़्यादा नेगलेक्टेड है। मैं ऐसे पेपर की बात कर रहा हूँ। इसकी इम्पॉर्टेंस दो चीज़ों से मालूम चलती है कि 250 पेपर का मार्क्स होता है आउट ऑफ 1750, जो कि आपकी फ़ाइनल मेरिट को, फाइनल रैंक को डिसाइड करता है। और ये GS4 ऑप्शनल ऐसे ट्रिनिटी का पार्ट है जो कि 1000 मार्क्स कैरी करता है। यानी कि अगर इन 3 पोर्शंस को कोई कैंडिडेट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है तो उसकी अच्छी रैंक पाने की, ना ही सिर्फ सिलेक्शन की, अच्छी रैंक पाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज मैं डिटेल्ड में डिस्कस करूँगा ऐसे पेपर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कि इसके टोटल मार्क्स एंड टाइमिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 250 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें दो एसेस लिखने होते हैं 125 मार्क्स के ईच, और टोटल जो टाइम मिलता है आपको 3 घंटों का मिलता है, 3 आवर्स। यूपीएससी का जो सिलेबस कहिए इसे या इंस्ट्रक्शन कहिए वो ये है कि कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कॉन्साइजली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसमें आपको 1000 to 1200 वर्ड्स के 2 एसेस लिखने पड़ेंगे, यानी कि अराउंड 2400 वर्ड्स के आसपास आपको 3 घंटे में लिखने पड़ेंगे। अब पेपर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स होंगे जिसमें से एक चूज़ करना है आपको। वहीं सेक्शन बी होगा जिसमें भी 4 टॉपिक्स होंगे और उसमें से सिर्फ एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 250 मार्क्स का होता है, लेकिन एक रेफरेंस मार्क्स होना चाहिए कितना हमें टारगेट करना है। तो पिछली बार की टॉपर थी मिस श्रुति शर्मा, उन्होंने 132 मार्क्स सिक्योर करा था एसे में आउट ऑफ 250। लेकिन 2017 में हाईएस्ट मार्क्स गया था 176 आउट ऑफ 250। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 135 to 150 के बीच में अगर टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी की तरफ जाऊं, एक क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसे इन यूपीएससी। यूपीएससी एसे क्यों पूछ रहा है। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं दूं अगर, तो यूपीएससी ने 1992 to 93 में इस पेपर को स्टार्ट किया था। और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये कैंडिडेट के कोर थॉट्स, बिलीव्स, पर्सनालिटी के बारे में बताता है। जब आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं ना अगर, तो आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी होती है वो शो हो जाती है आपके बारे में। तो और चूँकि एक सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी का प्रॉपर जो मेन मकसद क्या है कि किसी कैंडिडेट को सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट करना है, यानी कि सूटेबिलिटी चेक करना है आपकी कि वेदर यू आर सूटेबल फॉर दिस सर्विस और नॉट। तो वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते थ्रू योर एसे राइटिंग, थ्रू आंसर राइटिंग एंड ऑल। और फिर वो ये भी चेक करते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे कैसी कमांड है, आप किस तरह प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनेंगे आप, तो कल करके आप पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए फॉर्मुलेट करेंगे आप। तो अगर उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर होगी, प्रेजेंटेशन गलत होगी, तो गवर्नमेंट की मजाक बन जाएगी, गवर्नमेंट का रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने इस पेपर को इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो ऐसे पेपर है ये लैंग्वेज और वोकैब्स के टेस्ट से कहीं ज़्यादा है। ये आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, ये आपके बिलीफ्स को चेक करता है, ये आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू को चेक करता है, किस इशू को आप कितने डायमेंशन से सोच सकते हैं। तो चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करता है, तो आपको अपने आंसर राइटिंग के थ्रू, एसे राइटिंग के थ्रू किस तरह की पर्सनालिटी को शो करना है, किस तरह की झलक होनी चाहिए पेपर में, तो वो ये है कि सबसे पहले ये कि सूटेबिलिटी फॉर द जॉब शो करना चाहिए। वो कैसे होगा, तो आपको नॉलेज शो करना होगा, क्योंकि आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। तो आपको समथिंग अबाउट एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके डीप अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपकी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी आपके पेपर में झलकना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए, शो होना चाहिए कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपने आइडियल्स से। जैसे एक टॉपिक था एसे का, कस्टमरी मोरालिटी कांट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब ये आपकी इंटीग्रिटी को, आइडियलिज्म को चेक कर रहा है कि आप कहीं एक ऑर्थोडॉक्स थॉट के पर्सन तो नहीं है,
आपके अंदर में मॉडर्निटी है कि नहीं, आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है कि नहीं है, इस पेपर से चेक हो जाएगा आपका। वैसे ही एक टॉपिक था, ए पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। इस पे जब आप टॉपिक पे आप लिखेंगे तो चेक हो जाएगा कि आप अपने प्रिंसिपल्स को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या प्रिविलेज को देते हैं। तो एक और ये तो फिर इसी करीब है कि आपके पेपर में फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सर्विसेज का शो होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ मतलब ये बंदा फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विसेज है उसमें बिलीव करता है। ये वैल्यूज़ क्या क्या है? इम्पार्शियलिटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, एम्पैथी, टॉलरेंस फॉर द वीकर, टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब शो होना चाहिए आपके पेपर्स में। फिर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं लाइक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, जस्टिस, मतलब इन सब में आपको बिलीव होना चाहिए, आप इस सब चीज़ों में बिलीव करते हो, ऐसा आपके पेपर से शो होना चाहिए। और है क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, जैसे कि आप सिविल सर्वेंट होंगे, आपके अंदर रोज़ाना आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे और हर डिसीजन के बहुत सारे पहलू होंगे, बहुत सारे उसके प्रोज होंगे, बहुत सारे कॉन्स होंगे। तो आप कैसे डिसीजन लेंगे जब तक ये क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगी? तो आपको आंसर के थ्रू ये शो करना है कि आप बहुत ही मतलब क्लियर थॉट के आदमी हैं, बहुत ही क्लियर थॉट के कैंडिडेट हैं और उस प्रॉब्लम का आपको सबसे मोस्ट प्रैक्टिकेबल डिसीजन लेना है आपको उस बुनियाद पे। फिर राइटिंग स्किल, जैसा कि मैंने बताया कि कल होकर के आपको बहुत सारे ऑर्डर्स निकालने होंगे जिससे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेपुटेशन को बर्बाद कर देगी अगर उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होंगी इस तरीके की। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब चेक होता है कि एक ऐसे पेपर के थ्रू। अब आते हैं, अब मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी की तरफ। ये तो बेसिक चीज़ें थी कि ये सब चेक होता है कि ऐसे के थ्रू। अब स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए इस पेपर को। सबसे पहले ये कि डीकंस्ट्रक्शन सिलेबस में करूंगा कि सिलेबस में जो सिलेबस अगर यूपीएससी का पढ़ेंगे तो 4 चीज़ें सामने आती हैं। पहला है रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल, दूसरा कॉन्साइज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, तीसरा अरेंज योर आर्गूमेंट्स इन एन ऑर्डरली फैशन, और चौथा है एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन विल बी अवॉर्डेड। तो इन चारों टॉपिक्स में फर्दर डिटेल्स में जाऊंगा। जैसे हैं कि रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल, बट कैसे? अब देखिए बॉडी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो छोटा होता है तो उसमें सभी टॉपिक के हिसाब से लिख लेते हैं, लेकिन बॉडी में चूंकि आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है उसमें भटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की, ये जो पॉइंट है रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक इज पॉसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है जबकि आप बॉडी ऐसे का लिख रहे हो। जैसे एक टॉपिक था, द बायस्ड मीडिया इज़ द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसमें बायस्ड मीडिया डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, डेमोक्रेसी, इसमें क्या हो रहा है कि बायस्ड मीडिया एंड डेमोक्रेसी में क्या रिलेशनशिप है और क्या बायस्ड मीडिया सच में थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो कैसे है, इसमें आपको अपने आर्गूमेंट्स वगैरह देने थे। तो कहने का मतलब ये कि थीम हैज़ टू इस्टेब्लिश्ड, लाइक जो टॉपिक है ना, टॉपिक के आसपास रहना है आपको। दूसरा पॉइंट है इसमें कॉन्साइज प्रेजेंटेशन। अब इसमें यह है कि मतलब स्पेसिफिक होना है आपको लेकिन एक्सप्लेन भी करना है। अब इसमें ये है कि मतलब माने कोई टॉपिक है उसमें अगर बैकग्राउंड बिल्ड करने की बात आई तब ज़रूर बिल्ड करें, लेकिन 50 to 60 वर्ड्स में करें, उससे ज़्यादा में नहीं। और आपको डायरेक्ट जो है टॉपिक पे मतलब लिखना है, कहते हैं नो नीड टू बीट अराउंड द बुशेस रादर जस्ट हिट द बुल्स आइज। तो आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बिल्ड करने की ज़रूरत है, बिल्ड करिए आप और उसको डायरेक्ट आइए। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, अरेंज योर आर्गूमेंट्स इन एन ऑर्डरली फैशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कि कहने का मतलब कि फ्लो मेंटेन करें। बट फ्लो का मतलब क्या हुआ? फ्लो मेंटेन करने का मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोहेरेंस होनी चाहिए आपके एसे में, दूसरी ट्रांजिशन होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब हुआ कि जो ऐसे हो ना पूरा होल, तो लगे कि हाँ एक मतलब ये लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट यूनिफाइड होल लगे, कि हाँ लगे कि एक टॉपिक पे लिखा गया, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हैफाजार्ड मैनर में नहीं हो।
और ट्रांजिशन क्या है कि जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव शिफ्ट हो, या फिर एक आइडिया से दूसरे आइडियाज की तरफ शिफ्ट हो आप, तो उसमें स्मूथनेस हो उसमें। तो सवाल ये होता है कि आखिरकार कि ये फ्लो मेंटेन कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि राइट समथिंग अबाउट व्हाट यू हैव रिटन एंड राइट समथिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। वो कैसे होगा, मतलब लिंकिंग स्टेटमेंट्स होने चाहिए आपके दो पैराग्राफ्स में, दो पॉइंट्स के बीच में, दो आइडियाज़ के बीच में। लिंकिंग स्टेटमेंट्स कहने का मतलब ये वर्ड्स यूज जरूर होना चाहिए, जैसे एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, दस, हेंस, सो, फॉर दिस रीजन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि एक जो आइडिया हो, दूसरा आइडिया अचानक नहीं आ जाए, उसमें कुछ लिंक हो। दूसरी चीज़ है रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स। जो भी टॉपिक है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप बार बार यूज़ करें, प्रोनाउंस यूज़ करें, सिनोनिम्स यूज़ करें, ताकि मतलब मोनोटोनस नहीं हो जाए, इससे कुछ इंटरेस्टिंग हो। तीसरी चीज़ है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन में दो चीज़ है, एक है फ्लो विद इन पैराग्राफ, दूसरा फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स। फ्लो विद इन पैराग्राफ के लिए क्या करना चाहिए आपको कि कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, तो उसमें इंपॉर्टेंटली, इंडीड, मोर स्पेसिफिकली, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। अगर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट शो करना है आपको किसी एक सेंटेंस के अंदर में, तो उसमें लिखिए आप हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, एट्सेट्रा। सिमिलैरिटी शो करनी है अगर आपको, तो वही सिमिलरली, इन द सेम वे, लाइक, एट्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। समराइजिंग ए थीसिस, अगर आप समराइज करना चाहते हैं किसी आइडिया को, किसी पैराग्राफ को, तो उसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, फाइनली, लास्टली, इन समरी, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देना अगर आपको, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें आप, नेमली, फॉर इंस्टेंस, एट्सेट्रा। वही है कि अगर आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, तो ऑल दो, डिस्पाइट दिस, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ हो। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्या कहते हैं प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप देयरफॉर, हेंस, एट्सेट्रा, इस तरह की वर्ड्स यूज़ करें। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो एक जो फ्लो है ना विद इन पैराग्राफ, वो मेंटेन रहेगी। लगेगा नहीं कि एक लाइन से, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कोई गैप है, आपको लगेगा कि हाँ एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये अब दूसरा पॉइंट इसमें है फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की जाते हैं तो कैसे, वो उसकी एक एनालॉजी है कि जैसे आप व्हीकल को चला रहे हैं, माने बाइक ही चला रहे हैं, तो उसमें गियर कैसे आप चेंज करते, स्मूथली चेंज करते, एब्रप्ट नहीं होता। तो वैसे ही जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाए तो वो स्मूथ हो। एक पैराग्राफ में यूजुअली कहा जाता है कि एक आइडिया लिखे, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरे आइडिया, लेकिन उन दोनों आइडियाज़ के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। उसमें तो उसमें भी आप इस तरह के लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथी चीज़ है इसमें कि सब हेडिंग्स यूज़ करें आप। अगर आपको फ्लो मेंटेन करना तो सब हेडिंग्स यूज़ करें। जैसे सब हेडिंग से मतलब ये नहीं कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, ये सब हेडिंग से नहीं है। सब हेडिंग से मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे अगर एक एसे लिखना है आपको, तो उसमें इस तरह कैची सब हेडिंग्स हो, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर जर्नी सोफा। हेल्थ केयर सिस्टम पे लिखना है आपको, तो हेल्थ केयर सिस्टम, एडिशनल स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस तरह के बहुत सारे कैची सब हेडिंग्स हो। और ये आप एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर कर ले 10-12 के आसपास, और जैसा टॉपिक हो उस तरीके से कैची सब हेडिंग्स को यूज़ करें आप। इससे आपके स्मूथनेस भी होगी, फ्लो भी मेंटेन रहेगा आपके एसे में। चौथा पॉइंट है इसमें एन एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन विल बी अवॉइडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है एक्चुअली। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी चीज़ लेके, फॉर एग्जांपल कोड से या फिर कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा लिख रहे हैं आप एसे में, तो वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए एसे के टॉपिक पे, और एनालिटिकल पे। और दूसरी चीज़ एनालिटिकल हो आपका एसे। एनालिटिकल कैसे होगा, कोई आर्गूमेंट आप उसमें आप प्रेजेंट करें, उसको सब्सटेंशिएट करें किसी फैक्ट से, किसी रिपोर्ट से, किसी कमेटी के ऑब्जर्वेशन से, और उसको ऐसे को मल्टी डायमेंशनल रखना। मल्टी डायमेंशनल कैसे रखना है इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उसके एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इस तरह के डिफरेंट डायमेंशंस आपको उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए आपको। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी राइटिंग कॉम्पिटेंस हो। वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि लर्निंग बाय डूइंग। राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप इसमें कोई थ्योरीज वगैरह नहीं है, आप जब तक लिखेंगे तभी आप मतलब कर पाएंगे इसको। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जाए।
ये सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से है कि आप सबसे पहले ये कि मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें। आप मल्टीपल सोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, बुक्स तो पढ़ते ही हैं, तो इससे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। इससे विड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है, इसमें कहा जाता है कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग। एज ए सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए, मतलब आपकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स पे डेप्थ भी ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी डेप्थ भी होनी चाहिए। एनालाइज करें किसी भी चीज़ को, पढ़ें अगर आप, तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ होंगे उस पर क्या कहते हैं आपके व्यूज़ फॉर्म्ड होने चाहिए। अब वो भी एक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के फेवर की तरफ से, क्योंकि कल अगर आप गवर्नमेंट को ही ज्वाइन करेंगे इवेंचुअली, तो आपको उस लिहाज से सोचना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स का इशू है, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होगा तो ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पेडेस्टल पर रखेगा, लेकिन ऑफकोर्स वो हाईएस्ट पेडेस्टल पर रखने की चीज़ है, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर बनेंगे कल तो लॉ एंड ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों को सोचना, दोनों के बारे में, और एक मिडिल ग्राउंड लेके चलना है। और जिन लोगों की मतलब लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उनको इंग्लिश में सोचने की ज़रूरत है, ताकि मतलब आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से डेवलप हो सके। अब वहाँ पे मतलब जो चेन ऑफ थॉट है वो लैंग्वेज अच्छी ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहाँ पे। अब ये भी कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका अपने फ्रेंड सर्कल्स में डिस्कस करें आप। इसके बहुत ही फ़ायदे, एक तो लैंग्वेज इंप्रूव होती है, दूसरी चीज़ ये है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानेंगे, आप कैसे बोला जाता है उन सब चीज़ों को सीखेंगे। और फिर ये है कि प्रैक्टिस राइटिंग, आंसर राइटिंग, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि लिखिए, जब तक से लिखेंगे नहीं तब तक मुश्किल है सीख पाना। और उसके बाद है कि रिव्यू कराएं आप किसी सीनियर से, किसी फ्रेंड से, जो कि मतलब जिनको पता हो कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, किस क्राइटेरिया पे चेक किया जाता है, उनसे रिव्यू करें, खुद भी करें, दोस्तों से भी कराएं, ताकि कुछ आपको और इम्प्रूव करने की जो ज़रूरत होगी वो मालूम चलेगा। ये जो था कि कैसे इंप्रूव किया जाए। उसके बाद ये कि अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हम लोग अक्सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इससे बचना है आपको। और एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है इससे, हमें जैसे गवर्नमेंट के लिए इस तरह कर दिया, बिटवीन के लिए B/W कर दिया, इस तरीके से नहीं करना आपको, क्योंकि वो एक फॉर्मल एग्जामिनेशन है, उसमें आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। बुलेट पॉइंट्स में इससे नहीं लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। अब पैराग्राफ भी ऑप्टिमम लेंथ का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। जैसे एक पेज में, जो एक पेज होती है, एक शीट के एक साइड होता है, उसमें 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं। और टोटल एसे में अराउंड 8 to 10 पैराग्राफ्स लिखिए एक एसे में। और एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 1 कोहेसिव आइडिया हो, मतलब एक आइडिया एटलीस्ट हो अच्छे से। मैंने बताया है कि 2 से 3 स्मॉल स्टेटमेंट्स हो एक पैरा में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना हाईलाइट के बारे में, कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एक पेज में 5 से 6 रखें हाईलाइट, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब चीज़ के बीच में जो अपनी ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी है ना, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उसको मेंटेन रखिए। दूसरे को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की परसेप्शन जो है वर्ल्ड को लेकर को डिफरेंट है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, तो आपकी ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए इसमें। तो मैं अगर ये समराइज़ करूँ सिलेबस को लेकर के, ये समरी ऑफ सिलेबस क्या है, तो बेसिकली 2 चीज़ है, एक कंटेंट, दूसरी प्रेजेंटेशन। इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस था कि सिलेबस बेसिकली पूछ क्या रहा है और उनसे वो कैसे सिलेबस के नीड को कैसे कैटर किया जा सकता है। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात है कि हाउ टू चूज़ द टॉपिक। जैसे 8 टॉपिक्स होंगे, जिसे 2 चूज़ करना है, 4 सेक्शन ए में होंगे उसमें से एक, और 4 सेक्शन बी में होंगे उसमें से एक। तो चूज़ कैसे करना है, जैसे 2 क्राइटेरिया है, एक अंडरस्टैंडिंग कंटेंट नॉलेज उस टॉपिक के बारे में अच्छा हो, दूसरा ये कि आपका इंटरेस्ट हो उस एरिया में। जैसे आपको उस टॉपिक का जो थीम है, उस टॉपिक की क्या डिमांड है, एसेंस क्या है उस टॉपिक का, वो समझ आना चाहिए। उस टॉपिक के अगर 6 to 7 डायमेंशंस हो, डेटा फैक्ट्स वगैरह हो उस पे। जैसे एक टॉपिक था कि रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म्स इट, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। अब इस तरह के टॉपिक्स बहुत ही फिलोसफिकल है। अगर इस ऐसे टॉपिक को तभी सिलेक्ट करें जबकि आपको समझ आती हो। वैसे दूसरे एक और टॉपिक है राइज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू री स्किलिंग और अप स्किलिंग। इसमें नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टॉपिक्स को जो टेक्निकल है तभी सिलेक्ट करें या फिलोसफिकल है जबकि आप उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। और ये कि इंटरेस्ट एरिया, हर इंसान का एक इंटरेस्ट एरिया होता है। सब्जेक्ट जीएस में पढ़ेंगे आप तभी आपको मालूम चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। किसी की पॉलिटी होती है, किसी की इकोनॉमिक्स होती है, तो आप वैसे ही टॉपिक को चूज़ करें क्योंकि आपको अगले 1.5 से 2 घंटे उस पर लिखना होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये तो टॉपिक सिलेक्शन की बात थी। अब ये कि टॉपिक सिलेक्ट हो गया, अब उससे ब्रेनस्टॉर्म करना, वो कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन आप उस टॉपिक के रिलेटेड खुद से पूछें। व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरह के WH क्वेश्चन पूछें। फिर कीवर्ड्स उस क्वेश्चन में उस टॉपिक के आइडेंटिफाई कर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछें। और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी उस वक्त, उसको एक रफ शीट पे लिख लें उसे आप। सबसे बेस्ट वंस जो है, जो आइडियाज उसको लगता है कि हाँ इसको प्रेजेंट करना चाहिए, उसको आप सीक्वेंस देते हैं, किस सीक्वेंस में आप उसको लिखेंगे। तो एक एडवाइस ये कि 15 to 20 मिनट्स आप इसमें दें आप शुरू के ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और आप क्या लिखने जा रहे हैं एसे में, ये आप जो पहला वर्ड है ना एसे कॉपी के, वो लिखने से पहले पता होना चाहिए आपको। मतलब स्कीम ऑफ दिस शुड बी क्लियर बिफोर यू राइट योर फर्स्ट वर्ड ऑन द पेपर। लाइक आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग का। जैसे एक टॉपिक था, ए गुड लाइफ इज़ वन इंस्पायर्ड बाई लव एंड गाइडेड बाई नॉलेज। अब इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जैसे व्हाट इज़ गुड लाइफ, एक कीवर्ड ये बंदा है। हाउ लव इंस्पायर्स पीपल टू हैव अ गुड लाइफ, हाउ नॉलेज गाइड्स पीपल टू हैव अ गुड लाइफ। इस तरह के और क्वेश्चन पूछें आप और डाइसेक्ट करें बेसिकली टॉपिक को, और फिर उस पर जो खुद से आंसर पूछे आप। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं आप। और अब एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एसे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एसे के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन बेसिकली कहा जाता है कि ये फेस है, फाउंडेशन किसी एसे का होता है। इसमें कहा जाता है कि टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम इन द एसे, शुरू की कुछ फ्यू सेंटेंसेज में। बॉडी के बारे में कहा जाता है ये सोल है एसे का। कंक्लूजन के बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर पे। बॉडी में कहा था टेल देम, मतलब इंट्रोडक्शन में आप कहें टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम इन द एसे। बॉडी में एग्जैक्टली आपको उसके बारे में बताना है। और कंक्लूजन में कहा जाता है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड देम प्रोवाइड ए फ्यूचरिस्टिक विजन। तो ये एक ओवरऑल समरी है एसे का। लेकिन अब मैं तीनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन फेस होता है एसे का। तो आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो वो इंट्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन हो वो रेलिवेंट हो एसे के थीम के, एसे के डिमांड के रेलिवेंट हो। अब कुछ भी लिखें, कोट्स लिखें या कुछ भी लिखें, तो वो कॉन्टेक्स्ट में हो, कॉन्टेक्चुअल हो। उसको मेक इट कॉन्टेक्चुअल, यानी कि आप सीधा ना लिखें, बताएं कि हाँ टॉपिक से किस तरह रिलेटेड है ये। और कैप्टिवेटिंग इंटरेस्टिंग हो, मतलब फाइनली वो कैप्टिवेटिंग इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि वो पहला आपका पैराग्राफ होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है वो। तो कुछ तरीका है जिस तरह से शुरुआत कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन को। कोट से शुरू कर सकते हैं, एनेक्डोट से कर सकते हो आप, प्रीमाइस या बैकग्राउंड के साथ, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कोई हो आपके पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग तो वहाँ से शुरू कर सकते हो आप। या फिर डी कर सकते हो टॉपिक, बहुत सारे इस तरह कर दिया, डिफाइन कर दो कोई कीवर्ड से, वहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन के जरिए से कर सकते हो। ये कुछ तरीका है जैसे कि आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ना क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा। यानी ये अनप्रेडिक्टेबल और डिफरेंट होनी चाहिए बाकी कैंडिडेट से। अगर उस टाइम कोई बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं कि मतलब आइडियाज़ नहीं आ रहा इंट्रोडक्शन को लेकर के, तो आप क्या करें कि कॉपी में कुछ जगह छोड़ दिए आप और इसको बाद में लिखे। ऐसे लिखने के बाद कोई बॉडी लिख दें आप, उसके बाद आप कुछ अच्छा सा लिखें, क्योंकि ये पहला सेंटेंस होगा आपका, पहला पैराग्राफ होगा जो कि एग्जामिनर पढ़ेगा। तो इट शुड बी वेरी वेरी गुड। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, बॉडी की तरफ। बॉडी को कहते हैं कि द सोल ऑफ द, ये सोल होता है किसी भी एसे का, ये एसे का सोल होता है। इसमें चांसेस ऑफ लूजिंग ट्रैक बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं आपको। तो चांस है कि आप जो एसे का डिमांड है उससे आप भटक जाए आप।
तो इसमें मतलब इसमें बेसिकली 4 या 6 से ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखने चाहिए आपको इसमें। और जो बॉडी होनी चाहिए वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, एनालिटिकल, लॉजिकल हो, इंटरेस्टिंग हो और मल्टी डायमेंशनल हो। अब यहाँ पे सवाल होता है कि कैसे ये सब किया जाए। तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये सब कुछ तरीके, जैसे एक्टोरल डायमेंशन, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था द चैलेंजेस टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया। तो इस टॉपिक को आप सेक्टोरल डायमेंशंस के लिहाज से लिख सकते थे, जैसे कि करप्शन की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। फिर वैसे ही टेम्पोरल अप्रोच एक है, इसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के ज़रिए लिखा जाता है, लाइक उसका एंशिएंट मेडाइवल बैकग्राउंड के तौर पे। जैसे आप एवोल्यूशन, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, विजन फॉर द फ्यूचर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक टॉपिक तक कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी ए गाइड टू मॉडर्न लाइफ, तो इसका आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं। फिर उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकती हैं, फिर कोई इसके लिए विजन फॉर द फ्यूचर कुछ प्रेजेंट कर सकते थे आप इससे टॉपिक्स पर। एक और तरीका लिखने का, प्रोस्पेक्ट्स, इश्यूज, चैलेंजेस। कोई भी टॉपिक हो उसके प्रोस्पेक्ट्स लिखें, उसके इश्यूज लिखें, फिर चैलेंजेस लिखें। प्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ कि मतलब पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या है उस चीज़ का, और उसमें इश्यूज क्या हैं, और फिर चैलेंजेस क्या हैं। यही एक तरीका ये है। फिर एक और है सोशल इश्यूज। ऐसे टॉपिक को आप किसी स्टैटिस्टिक्स, किसी कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स, कॉजेस, इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स, लैकुना या वे फॉरवर्ड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें, क्या कॉजेज हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, फिर गवर्नमेंट क्या एफर्ट ले रही है, वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से भी आप ये सोशल इश्यूज़ को डील कर सकते हैं। फिर है इम्प्लीकेशन अप्रोच। इम्प्लीकेशन अप्रोच है कि उस टॉपिक को आप इंडिविजुअल, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक था डिसिप्लिन मीन्स सक्सेस, एनार्की मीन्स रूइन। अब इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं, कोई बंदा डिसिप्लिन है तो उससे क्या उसके फ़ायदे हैं, और इसको आप ले जा सकते हैं आप फैमिली लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, इसी तरह से बढ़ा सकते हैं आप इसको। फिर उसके अपोजिट एनार्की का भी देख सकते हैं आप कि उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। फिर आता है सेक्शनल अप्रोच, कि किसी टॉपिक है तो उसका डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वीमेंस पे खास तौर से, जो मतलब डाउन टू अर्थ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर कहता है फिर अगला अप्रोच लिखने का इंस्टीट्यूशनल लेवल, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, मीडिया, जुडिशरी वगैरह पे क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस एंगल से उसको एनालाइज कर सकते हैं आप। फिर एक और तरीके लिखने का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, जैसे एक टॉपिक हो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म या साइंस एंड मिस्टिसिज्म आर द कंपैटिबल। अब इस तरह के टॉपिक को आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले अप्रोच से डील कर सकते हो आप। फिर एक और तरीका है, कुछ टॉपिक्स होते हैं डिबेटेबल, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक टॉपिक होगा रिजर्वेशन इज बेन और बून फॉर इंडिया। अब इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे रिजर्वेशन को, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं भी करेंगे। तो आपको एज सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट कैसे लिखना होगा, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दीजिए आप। फिर प्रोज एंड कॉन्स आप उस टॉपिक का बताएं, प्रोज भी बताएं, कॉन्स भी बताएं। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने फ्लो के बारे में बताया था आपको, तो इंट्रोडक्शन और बॉडी में फ्लो बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें बिटवीन इंट्रो एंड बॉडी। तो अब मैं आता हूँ कंक्लूज़न की तरफ, कि ऐसे या कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए। इसमें दो चीज़ हैं, कि एक है व्हाट नॉट टू डू और दूसरा है व्हाट शुड बी डन। सबसे पहली चीज़ है कि डू नॉट समराइज, क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें समराइज मत करें आप उसे। और एक चीज़ है कि डू नॉट राइट इन 1 to 2 स्टेटमेंट्स, डू नॉट स्टार्ट ए फ्रेश आर्गूमेंट, क्योंकि कंक्लूजन है ऑफ कोर्स। एंड डू नॉट बी अपोलोजेटिक और नेगेटिव इन योर टोन, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना आपको कि इससे कुछ नहीं होगा समथिंग इस तरह, आपको कुछ सॉल्यूशन देना है आपको उसमें। तो फिर अगला क्वेश्चन इसमें व्हाट शुड बी डन। इसमें दो चीज़ें हैं कि डिवाइड कंक्लूजन से 2 पार्ट, एक पेनल्टीमेट और दूसरी अल्टीमेट है।
फिर अल्टीमेट में क्या करें आप, जो बॉडी के ठीक बाद यानी कि लिखना है आपको वे फॉरवर्ड अराउंड 100 to 150 वर्ड्स में होना चाहिए आपके। उसमें आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं आप, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली करके आप इस एंगल से आप उसमें 150 से 250 100 to 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। एक अल्टीमेट कंक्लूजन होगी वो आप 50 to 100 वर्ड्स में लिखें आप कि ओवरऑल ऑब्जर्वेंस क्या रहा। अगर दूसरे वर्ड्स में मैं बताऊं आपको तो बेसिकली कंक्लूज़न के बारे में मैं बता रहा था कि इसमें इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक गुड रैपअप होना चाहिए बॉडी के बाद, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए बॉडी की। दूसरा कुछ डिसीजन आप बताएं टॉपिक पे, कुछ डिसीजन टाइप का हो समथिंग। और तीसरी चीज़ क्या, क्लाइमेक्स हो। जो रैपअप करे या बॉडी की वो बैलेंस्ड हो, जो डिसीजन है वो अनएम्बिगुअस हो, जस्टिफाइबल हो, कुछ ऑप्टिमिस्टिक हो सा हो। और उस डिसीजन में जो सिविल सर्विस की फाउंडेशनल वैल्यूज है जैसे इम्पार्शियलिटी हो गई, न्यूट्रलिटी हो गई आपकी, तो इस तरह के वैल्यूज़ में दिखे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ऑप्टिमिस्टिक आपके जो डिसीजन हो ऑप्टिमिस्टिक हो। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक को करप्शन का है कि इंडिया से करप्शन को कैसे एंड किया जाए। अब भले ही एज ए कॉमन सिटीजन हमें लग रहा है कि नियर फ्यूचर में तो करप्शन का कोई एंड दिख नहीं रहा, बट स्टिल आपको कुछ फ्यूचरिस्ट कुछ ऑप्टिमिस्टिक सा आपको सॉल्यूशन बताना या फिर ऑप्टिमिस्टिक सा आपको वहाँ पे डिसीजन देना, आपको ऑप्टिमिस्टिक सा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आपको। और ये कि क्लाइमेक्स हो, मतलब लास्ट आप एंडिंग है किसी पंच लाइन या रिटोरिकल स्टेटमेंट से आप उसको एंड कर सकते हैं। कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जब मार्क्स देने की सोचता है ना तो एक लास्ट में वो कंक्लूजन ही पढ़ता है और फिर वहाँ सोचता है कितने मार्क्स इसको देने हैं। तो ये लास्ट इंप्रेशन ये क्रिएट करता है एग्जामिनर पे। दूसरी चीज़ है गिव्स रीडर ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हैविंग गेन समथिंग वर्थ वाइल। अब इस तरह ऐसे लिखे कि हाँ ऐसे पढ़ने के बाद मज़ा आए, लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है हमने, कुछ ऐसे समझा है, कुछ जाना है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करने की चीज़ है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, कि इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, जबकि कंक्लूजन में जो बॉडी में डिस्कस करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया जाता है उससे भी जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्पेसिफिक्स ऑफ बॉडी टू जनरल स्टेटमेंट समिंग इट अप। तो ये डिफरेंस है कि इसमें आपको एक जनरल सा मतलब जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाना होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी ऐसे के बारे में। तो मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे की बात करूं तो इंट्रो में 100 to 200 वर्ड्स आपको लिखना है, बॉडी में अराउंड 800 वर्ड्स और कंक्लूजन में 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा किसी भी एक अच्छे ऐसे का। अच्छा, एक ट्रेंड और देखा जा रहा है यूपीएससी में कि अब फिलोसफिकल टॉपिक्स किसी किसी सेक्शन में चारों के चारों जो टॉपिक्स होते हैं वो फिलोसफिकल इन नेचर ही होते हैं। तो मतलब कंपल्सन सा हो गया, अब उससे स्केप नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ स्पेशल एडवाइस दूंगा कि कैसे किसी फिलोसफिकल टॉपिक्स को टैकल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ही समझने की ज़रूरत है कि फिलोसफिकल टॉपिक्स यूपीएससी पूछ क्यों रहा है। तो जो वो काफ़ी मतलब ओपन एंड टाइप के टॉपिक्स होते थे उससे किसी भी कैंडिडेट्स की जो ना ट्रू पर्सनालिटी रिवील होती है। और वो बेसिक दूसरी चीज़ ये है कि वो मोस्टली इन द फॉर्म कोटेशंस होते हैं। तो ये उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन थी। अब है कि हाउ टू राइट इट। ये तो इन्फॉर्मेशन में दे दिया कि क्यों और क्या होता है वो। अब ये है कि लिखा कैसे जाए। तो इसमें बेसिकली इसको आप 5 स्टेप्स में लिख सकते हैं, 5 स्टेप्स में। सबसे पहली चीज़ है कि थीसिस, यानी कि जो कोर्स दिया होता है थीसिस कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ भी हो सकती है, कोई डॉगमा भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब सभी लोग इसको मानते हैं, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। फिर दूसरा एक हो सकता है, दूसरा इसमें एक और टॉपिक था, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इस तरीके के टॉपिक्स कोर्स होंगे तो थीसिस कहते हैं। दूसरी होती है एंटीथेसिस के तौर पर, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है उसका अपोजिट आपको सोचना है कुछ, ताकि जो किसी भी जो टॉपिक है उसका कंप्लीट पिक्चर सामने आ सके। जैसे सभी जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन चाणक्य ने कहा था ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर रूइंड फर्स्ट। तो अभी इसकी एंटीथेसिस हो गई। अब ये टॉपिक है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। दूसरी तरफ है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कि जो लोग एक साथ एक जैसे हों वो साथ में अच्छे से काम भी कर सके, साथ में अच्छे से रह भी सके।
क्योंकि ज़्यादा फेमिलियरिटी होने से फिर झगड़े भी स्टार्ट होते हैं। तो ये है। अब ये जो थीसिस है और एंटी थीसिस है, इसको मिला करके एक सिंथेसिस आपको क्रिएट करना है, मतलब एक नए आइडियाज़ को जनरेट करना है आपको। और फिर इसमें जो चौथा स्टेप है वो कोट्स एनेक्डोट्स की बात है कि आप या तो एंटी थीसिस में खास तौर से आपको कुछ कोट्स देने हैं। कोट्स भी वैसे ही किसी बड़ी पर्सनालिटी का देना है, क्योंकि आप जो थीसिस होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, उसको उसके अगेंस्ट जो कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होने चाहिए। और फिर ये कि कंक्लूजन आपको लिखना होगा ऑफ कोर्स। तो उसमें ये है कि आपको सारे जो डायमेंशंस हैं, यानी कि 2 डायमेंशन एटलीस्ट तो होंगे ही उसके, मतलब थीसिस और एंटी थीसिस के, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वो लिखने हैं। और कंक्लूजन आपको लेकिन क्या करना है कि डिस्कस द फ्लिप साइड ऑफ ऑनेस्टी, बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक ए फर्म स्टैंड इन फेवर ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं किसी भी फिलोसफिकल टॉपिक पे। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल एडवाइसेस हैं मेरे, कि ऐसे एक ऐसा पेपर है कि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, मतलब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है, बट ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप ऐसा करें कि एक इससे 1 वीक में ज़रूर लिखा करें, कि संडे को या कोई दिन आप तय कर ले अपने लिहाज से डिसाइड करके उस डे को आप ज़रूर लिखें। एक बुक है जो कि फिलोसफिकल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूपीएससी ऐसे में, तो एक बुक है बहुत ही अच्छी है, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी बाय विल ड्यूरेंट। अभी ये बुक ज़रूर पढ़ें। इससे आपको फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कुछ बेसिक नुएंसेस के बारे में मालूम चलेंगी आपको, तो वहाँ पे आपको आसानी होगी कि आप उस टॉपिक्स पे ऐसे लिख सकें, क्योंकि इस मतलब ये कंपल्सन सा हो गया है ऐसे किसी फिलोसफिकल टॉपिक पे लिखना, कुछ इसको स्केप नहीं है। तो बेहतर है कि आप पहले से कुछ प्रिपरेशन कर लें इन टॉपिक्स के बारे में। और ये तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके आप ऐसे पेपर्स को, जो उनके ऐसे स्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को, कैसे वो लिखते हैं, तो इससे काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे के रिगार्डिंग मैंने उसको टच किया और उसके साथ में जस्टिस किया, उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।